दें आपको कि आज एक बड़ी खबर आती है कौशांबी से। किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी अलर्ट रहती है। बीकेआई का सक्रिय आतंकवादी लजार मसीह गिरफ्तार हो गया है। कब्जे से हथगोले, डेटोनेटर, विदेशी पिस्टल, विस्फोटक बरामद हुआ है। पंजाब के अमृतसर के कुरलियान गांव का रहने वाला है। कौशांबी जिले के कोखराज इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है और पंजाब पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था लजार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और देखिए, दहशत फैलाने की कोशिश, बब्बर खालसा आप जानते हैं बहुत पुराना संगठन है जो कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल भी रहते हैं। और OP सिंह जी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। OP सिंह जी, ये गिरफ्तारी और ये बड़ा खुलासा क्या मैसेजिंग देता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, ये गिरफ्तारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये इंटरनेशनल संस्था से जुड़ा हुआ है और एक फॉरेन मॉड्यूल जो जर्मनी का मॉड्यूल है उससे लिंक्ड है और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी लिंक्ड है। तो ये इस तरह से खालिस्तान का जो वो हुआ है, खालिस्तान का जो पुनर्गठन हुआ है, मैंने खालिस्तानी मूवमेंट का, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रही है कि जर्मनी में इस आदमी का वो है और जर्मनी में स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी जो है वो वहां से कोऑपरेट कर रहा है। ISI से भी इसका लिंक है और उसका फुटप्रिंट जो है हमारे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल संस्था के रूप में कार्य करना, पाकिस्तानी ISI नेटवर्क से संपर्क रखना और पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका शरण होना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। OP सिंह जी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है स्पेशली पंजाब को लेकर, और इस तरह के लोग पकड़े भी जाते हैं, बहुत सेंसिटिव स्टेट है और बगल में पाकिस्तान बॉर्डर, और हमने बहुत सारी घटनाएं देखी भी हैं। यहाँ पर स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये क्या अलार्मिंग हमें मैसेज दे रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा प्रदेश है, 24-25 करोड़ की आबादी है, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। नेचुरली यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती रहती है और इन सबों के लिंक्स हैं बाहर। इनफैक्ट बहुत से लोग जो है वो बाहर काम करते हैं, उनके लिंक्स हैं और पंजाब से हमारा संबंध है। तो इस तरह ये मैं समझता हूँ कि, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर स्टेट होने के कारण पंजाब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो ये एक मैसेज जो है वो डेफिनेटली अलार्मिंग है और इस तरह का होना। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इफ यू रिकॉल, 90s में, लेट 80s और अर्ली 90s में मैं जब SP था और उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियां काफी सक्रिय हो गई थी, उस समय भी ये खालिस्तान बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है बहुत ही एक्टिव था और कई इसके क्रिमिनल्स और कई इसके टेररिस्ट हमने लखीमपुर खीरी में और तराई के बेल्ट में पकड़े थे। तो अब तो ये इंटरनेशनल संस्था के रूप में और इंटरनेशनल मॉड्यूल चलाया जा रहा है, जिसके कारण, और इस व्यक्ति से जिसको लजार मसीह को जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से इलीगल वेपन्स मिले हैं, हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, डिटोनेटर्स मिले हैं, रशियन पिस्टल मिले हैं, एक्सप्लोसिव्स मिले हैं, लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और आधार कार्ड जो है वो गाजियाबाद का एड्रेस उसमें है। ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका यूपी से कहीं न कहीं से लिंक है और मोबाइल फोन विदाउट सिम कार्ड है। तो ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल ग्रुप के लिए काम करना और पाकिस्तान स्थित ISI के ऑपरेटिव से संपर्क रखना, ये एक तरह से बहुत ही अलार्मिंग चीज है। और पंजाब के जुडिशियल कस्टडी से ये सितंबर 2024 में भागा था, तो और भागने के बाद उसके शरण स्थली कहाँ हुए, यूपी था और भी जगहों पे थे। तो हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, पर्टिकुलरली यूपी STF को और साथ ही साथ पंजाब पुलिस को एक कोऑर्डिनेटेड ज्वाइंट वे में काम करके ये पता लगाना होगा कि इसके फुटप्रिंट्स कहाँ तक गए हैं, इसके लिंक्स क्या हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑपरेटिव से इनके क्या लिंक्स हैं, पाकिस्तान से क्या लिंक्स हैं और ये क्या अपनी योजनाएं बना रहे हैं, इसका क्या है, लिटरेचर पकड़ा जाए, सब कुछ किया जाए, इनके आइडियोलॉजी का रिसर्च किया जाए, तभी जाकर हम सफलता बहुत अच्छी तरह पा पाएंगे। बहुत डिटेल में आपने बताया और कोऑर्डिनेशन जो एक मूल कड़ी नजर आती है। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इस डिटेलिंग बातचीत के लिए। और ये बात सच है कि पंजाब भी सेंसिटिव हो जाता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, और क्या खुलासा हुआ है, क्या इनकी प्लानिंग थी? एक बात तो समझ में आ गई कि जिस तरह के वेपन्स इनके पास मिले, ये बहुत हाईटेक हैं, इन्हें अच्छी खासी फंडिंग हो रही है, बहुत एडवांस ये एक कदम आगे चल रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये सक्रिय सदस्य है। इसके अलावा एसआई मॉड्यूल के लिए लगातार ये लजार मसीह है, ये काम कर रहा था। और क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से यूपी पुलिस को जो है ये सूचना दी गई थी और मदद मांगी गई थी, जिसके बाद इस पर यूपी एसटीएफ को लगाया गया था। और पंजाब के अमृतसर का ये रहने वाला, और जब ये यूपी में दाखिल हुआ है उसके बाद इस ऑपरेशन में जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से इसके बाद पास से जो है गाजियाबाद का जो आधार कार्ड है, तमाम सिम कार्ड मिले हैं। इसके अलावा जो खतरनाक जो वेपन्स हैं, बारूद है और हथगोले वगैरह तमाम चीज़ें मिली हैं। उसके बाद से लगातार इससे पूछताछ की गई है। कई अहम खुलासे जो है वो यूपी एसटीएफ को जो है हाथ लगे हैं। लिहाजा अब डीजीपी जो प्रशांत कुमार है, इस पूरे मामले को लेकर के कुछ ही देर में डीजीपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनके साथ जो एडीजी हैं अमिताभ यस, एसटीएफ के लाइन ऑर्डर है, वो भी मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो लजार मसीह है, इसका उत्तर प्रदेश में क्या नेटवर्क था, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पंजाब के ही जो 3 आतंकी हैं उनको मुठभेड़ में जो है मार गिराया गया था। उसमें भी पंजाब पुलिस ने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद मांगी थी, जिसके बाद उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद भी कई अहम जो है खुलासे जो है सामने आए थे कि किस तरह से वो यहाँ पर जो है हत्या की सुपारी लेकर के आए थे और एक बड़े टारगेट को है अंजाम देने की फिराक में। अब जो ये मसीह है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से जिस तरह की चीज़ें बरामद हुई है, बाकायदा गाजियाबाद का जो है आधार कार्ड है, एड्रेस है और जो सिम कार्ड है, मोबाइल है, तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। उससे पूछताछ में कई अहम जो खुलासे हैं वो यूपी पुलिस के हाथ लगे हैं। उन्हीं सब खुलासों को लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लाइन ऑर्डर और एसटीएफ अमिताभ यस जो है वो खुद कुछ ही देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि लजार मसीह के संपर्क में उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग थे। आप रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे और क्या अभी भी कुछ ऐसे हैं जो गिरफ्त से बाहर है। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो सुनाते हैं, फिर इस पर और बातचीत करेंगे। और इसी बीच पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुलखान सिंह जी, ये जो गिरफ्तारी है सर, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, 2 स्टेट्स के बीच के कोऑर्डिनेशन की बात तो हम कर ही रहे हैं, ये नेटवर्किंग इतनी बड़ी कैसे हो जाती है, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिएगा सर। ये जी अभी कुछ दिन पहले पीलीभीत में भी आतंकवादी पकड़े गए थे जी। तो ये पंजाब के आतंकवादियों का यूपी में आके यहाँ छुपना रहना, ये बहुत पुराना इनका एक बना हुआ है जी। और पंजाब पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करके इसमें कार्रवाई पहले होती रही है, अब भी बड़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये कौशाम्बी कैसे पहुंचे वहां, तो कोई इतनी ऐसी साइजेबल आबादी नहीं है पंजाबी लोगों की, तो ये जरूर देखना पड़ेगा खास तौर पे वहां क्यों गए थे, किसी खास मकसद से नहीं गए थे। और बाकी पुलिस के पास अच्छी इंटेलिजेंस है हमारे यहाँ यूपी पुलिस के पास, और ये लोग काफी इफेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब पुलिस के साथ ऐसे ही कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और आगे भी अच्छी कार्रवाई करेंगे लोग। सुलखान जी, अमूमन स्लीपर सेल्स होते हैं, हमने देखा जब मैं पंजाब में रही वहाँ पर हमने देखा था पठानकोट एयरबेस पर जब हमला हुआ था, उसके बाद कुछ स्लीपर सेल्स की बातें हुई थी। यूपी क्योंकि बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूँगी पिछड़े हैं, लेकिन उतने डेवलप नहीं हैं। तो क्या ये अब इनकी नई, जैसे आपको डाउट हुआ कि कौशाम्बी कैसे पहुँच गए, तो ये सेफ प्लेस बन गया है इनका? अच्छा, टेक्नोलॉजी वाइज ये साउंड है, ई सिम का यूज़ कर रहे हैं, रशियन वेपन्स हैं इनके पास में, तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये सॉफ्ट प्लेस ढूंढ रहे हैं। देखिए, यहाँ ये लोग पंजाब के आतंकवादी वहीं आते रहे हैं जहाँ साइजेबल सिख पॉपुलेशन थी। अच्छा, तो ये कौशाम्बी में क्या जहाँ पकड़े गए हैं, मुझे मालूम नहीं कहाँ पकड़े गए हैं, क्या वहाँ पर कोई ऐसी पंजाब के लोगों की आबादी है, वहाँ कैसे वहाँ पहुंचा ये आदमी, जो है कहाँ रह रहा था, तो ये सब याद देखना पड़ेगा उसमें। ठीक। तो क्योंकि ज्यादातर ये लोग जो है यहाँ छिपने के लिए ही आते रहे हैं, और फिर जब बीच में 31 में जब ज्यादा होल्ड बन गया था जी, तो ये लोग यहाँ क्राइम भी करने लगे थे, वरना ये लोग यहाँ छुपने के लिए इस्तेमाल करते रहे यहाँ पे जाकर। ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और ये बात सही है कि बहुत सारे सवाल हैं, और साथियों, महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद
पुलिस मुख्यालय के इस सभागार में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर निवासी ग्राम कुरलिया थाना रामदास अमृतसर पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आप सभी अवगत हैं कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी। तब उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे, उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था तथा इस तरह के जो भी अलर्ट्स आते थे समय समय पे आप लोगों के द्वारा भी जब क्वेरी होती थी तो हम लोग बताते थे कि हम लोग पूरी तरीके से इस पे काम कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एसटीएफ के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं लाल प्रताप सिंह और उनकी टीम को पंजाब
और पंजाब पुलिस की टीम को आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और ये भी चीज़ें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया है। तो डीजीपी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। देखिए, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाए, जाहिर सी बात है कि मिलीभगत हुई है और उसको पता किया जा रहा है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो काफी विवादित भी है, उससे भी तार जुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है टीम अच्छे से काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक पिता ने बेटी की निर्मम हत्या कर दी है। 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या की है। पड़ोसी के घर खेलने जाने से नाराज था पिता। जंगल में ले जाकर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। बेटी की गुमशुदगी के लिए पुलिस से शिकायत की। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। अब सोचिए, शायद ये कोई वजह भी नहीं है। 5 साल की बच्ची है, बच्चे खेलने के लिए जाते ही हैं आस पड़ोस में। अब सवाल ये है कि क्या यही सच्चाई है या फिर कुछ और सच्चाई है। इसकी जांच होनी जरूरी है कि महज इस बात पर बच्ची की हत्या कर दी गई या फिर कोई और थ्योरी है, कोई और सच्चाई है, कोई और कारण है। लेकिन खबर हैरान करने वाली, एक पिता ने अपने 5 साल की बच्ची को मार डाला। मोहल्ले का ही रामू गुर्जी नामक व्यक्ति है, जिसके घर से इसके पारिवारिक संबंध थे, इसका लगातार आना जाना था। उससे विगत कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों परिवारों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसके कारण आना जाना बंद हो गया। मृतका का पिता मोहित लगातार इस बच्ची से कहता रहता था कि उसके घर मत जाया करो, जबकि बच्ची उसी के घर पे जाके खेलती थी, वहीं रहती थी। मोहित का कहना है कि मैं घर से निकला तो बच्ची रामू के घर से आती हुई मुझे दिखी, मुझे गुस्सा लगी और मैं उसको मोटरसाइकिल पे बैठाया, ले जाके मैंने उसी के कपड़े से गला कस के उसकी हत्या कारित कर दी। अवनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अवनीश, हमने पुलिस का स्टेटमेंट भी सुना कि सिर्फ इस बात पे नाराज था कि पड़ोस में झगड़ा हो गया और बच्ची वहां खेलने जाती थी। और क्या डिटेल सामने आई है, बताइएगा। जी बिल्कुल, यह 5 वर्षीय मासूम हत्याकांड का बहुचर्चित मामला रहा रामपुर मथुरा क्षेत्र से। गौरतलब है कि बीते 25 फरवरी को 5 वर्षीय बेटी जो तान्या होती है, घर के बाहर खेलती है, तभी अचानक लापता हो जाती है। जिसके बाद पिता के द्वारा पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। जिसके बाद पुलिस खोजबीन करती है और उसके बाद सरसों के खेत में एक पैर कटा हुआ मिलता है। दूसरे दिन उसका आधा शरीर का भाग मिलता है और पुलिस दोनों अवशेषों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने आता है, जिसमें हत्या की पुष्टि होती है। लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही थी कि किसी जंगली जानवर के हमले से हो सकता है कि इस मासूम की हत्या की गई हो या फिर हमले की सामने बात आई थी। जिसके बाद 2 मार्च को जो पिता होता है, इससे पूछताछ के बाद अचानक लापता हो जाता है। जिसके बाद पुलिस को जो पिता होता है, इसके बड़े भाई के द्वारा एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसके बाद 23 घंटे के बाद पुलिस उसको कोर्ट परिसर से गिरफ्तार बरामद कर लेती है। जिसके बाद उस तक की सुई पुलिस की और भी गहरी हो जाती है। कड़ाई से पूछताछ के बाद आखिरकार पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। संभल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अज्ञात कारणों से ग्रामीण की हत्या, जंगल में शव मिलना और मौके पर पहुंची पुलिस। थाना असमोली क्षेत्र की घटना है। तो कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। परिवार में मातम है। शव जो है वो जंगल में फेंक दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच की जा रही है। थाना असमोली क्षेत्र की ये घटना है। और सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पाई है? किसी से रंजिश थी? परिवार कुछ बता रहा? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? जी मैं बता दूं, ये असमोली थाना क्षेत्र के दोगावर गांव के जंगल की घटना है। ये राहगीरों के द्वारा सूचना मिली थी पुलिस को यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंची तो जांच पड़ताल में पता चली कि इसकी हत्या कर यहाँ शव फेंका गया है और पुलिस ने वहां पर शव को कब्जे में कर पीएम को भेजा है और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और जांच पड़ताल में ये जुटी हुई है किन कारणों से हत्या की गई। लेकिन परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, तब पीएम को भेज दिया गया है। पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला अस्पताल परिसर बना जंग का अखाड़ा। 2 गुटों में लात घूंसे जमकर चले, मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये मामला है। तो 2 गुटों में लात घूंसे जमकर चले हैं। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। जिला अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो अस्पताल नहीं अब अखाड़ा नजर आ रहा है, कम से कम इस घटना को देखने के बाद। देखिए 2 गुट भिड़ जाते हैं आपस में, लात घूंसे जमकर चलते हैं, मारपीट होती है। खबर झांसी से आपको बता दें, खाकी ने छात्र का भविष्य बर्बाद कर दिया। झूठे केस में छात्र को फंसाने का मामला सामने आया। दारोगा और 2 पुलिसकर्मी समेत 5 पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दतिया से गिरफ्तारी दिखाई थी, हाथ में तमंचा दिखाकर तस्वीर खींचती थी। छात्र पर दर्ज किए थे SC/ST एक्ट में केस। पुलिस की आंतरिक जांच में दारोगा दोषी गिराड़ थाने में तैनात है दारोगा देवराज मौर्य, सिपाही सत्येंद्र और विजय पर भी दर्ज हुआ केस। छेड़खानी का आरोपी बताकर केस दर्ज कर दिया था। सदर बाजार थाना क्षेत्र भट्टा गांव का ये मामला है। सोचिए, यूनिफॉर्म पहन के एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। इंटरनल जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, तब इनकी करतूत का खुलासा होता है। अब ये इन्होंने क्यों किया, किसी के कहने पर किया, क्या पैसे लेकर किया, ये जांच का विषय है, लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर एटा से आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिला है, पंखे से लटका मिला। 15 साल की किशोरी का शव। किशोरी के परिजनों की तरफ से केस कराया गया था। गांव के युवक के ऊपर दर्ज कराया गया था मामला। 23 फरवरी को युवक को अरेस्ट कर भेजा गया था जेल। निधौलीकल थाना क्षेत्र के एक गांव की ये पूरी घटना है। 15 साल की एक बच्ची जिसका शव मिलता है पंखे से लटका हुआ, और जांच की जा रही है। परिवार ने केस कराया था, गांव के युवक के ऊपर मामला दर्ज कराया था। हालांकि जांच होनी चाहिए कि दरअसल हुआ क्या। एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र का है, जहां 23 फरवरी को लड़की किशोरी के परिजनों के द्वारा गांव के ही युवक पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 5 फरवरी यानी कल किशोरी के न्यायालय में बयान हुए। बयान देने के बाद किशोरी जब घर पहुंची तो संदिग्ध परिस्थिति में रात में उसका फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या यह ऑनर किलिंग का मामला है या फिर आत्मग्लानि में किशोरी के द्वारा सुसाइड की गई है, पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एटा से संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। आगे बढ़ेंगे। अमरोहा से खबर आ रही है, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ट्रांसफार्मर को ठीक करते समय बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। बिजली ट्रांसफार्मर पर 1 घंटा लटका रहा लाइनमैन सोनू का ट्रांसफार्मर पर लटके वीडियो वायरल हो गया है। लाइनमैन की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती। अमरोहा के अहरोई बिजली घर क्षेत्र का ये मामला है। सोचिए आप, कितनी बड़ी लापरवाही है, और हालत जो है वो क्रिटिकल है। काम चल रहा था और तभी लाइट शुरू हो जाती है, और जो लाइनमैन है सोनू, जाहिर सी बात है उसे करंट लगता है, वो 1 घंटे तक लटका रह जाता है। हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों की आपसी लापरवाही इसे कहीं, क्या कारण रहा, तालमेल की कमी रही, ये कई सवाल हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, नेपाल के पूर्व पीएम के पौत्र के घर पर चोरी। कुंवर इंद्रजीत सिंह के पौत्र यशवंत शाह के घर पर चोरी हुई। निराला नगर आवास पर चोरी। पुलिस ने केस नहीं लिखा है। पत्नी ने यूपी कॉप ऐप के जरिए केस दर्ज किया। 7 लाख के जेवर और अन्य सामान उठा ले गए चोर। यशवंत की पत्नी KGMU में कैंसर वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योतिका हैं। और देखिए, बिखरा हुआ सामान जो है वो बता रहा है कि किस तरह से घर में चोरी हुई है। सत्तर तारीख की रात को हमारे निवास में दरवाज़ा तोड़ के, आगे का पीछे का दरवाज़ा, मेरी वाइफ का अलमारी का लॉकर तोड़ के उसमें से जो ज्वेलरी था
और कुछ पैसे थे और सिल्वर के हमारे कुछ सामान थे, ये सब चोर ले गए। बगल के सीसीटीवी कैमरा में 2 लोग संदिग्ध रूप से पाए भी गए हैं उसमें। तो पुलिस ने केस जो है वो नहीं लिखा, हालांकि पत्नी ने यूपी कॉप ऐप के जरिए केस दर्ज किया। मजहर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मजहर, क्या कितनी सफलता मिली है? क्या इन लोगों की पहचान हो पाई है जिनके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं? जी बिल्कुल जीनत, देखिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कुंवर इंद्रजीत सिंह के जो पौत्र है यशवंत सिंह, वो लखनऊ के निराला नगर में रहते हैं। 16 फरवरी की रात वो लखीमपुर अपने भाई की शादी में गए थे और उसी दौरान उनको सूचना मिली कि उनके आवास पर चोरों ने चोरी कर दी है, जिसके बाद 17 तारीख को यशवंत वापस लौटे और पुलिस में जाकर उन्होंने तहरीर दी। उनका ये कहना है कि 7 लाख से अधिक के चोर जेवर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे को नहीं दर्ज किया। 2 तारीख को यानी 2 मार्च को जब यशवंत वापस लखनऊ फिर से आए तो उन्होंने यूपी कॉप के जरिए अब FIR दर्ज कराई है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हसनगंज पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उनका मुकदमा नहीं लिखा। निराला नगर लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, जहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग पे भी सवाल खड़ा होता है। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र है यशवंत सिंह, जिनके घर चोरी हुई है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। CCTV सामने आ गया है, लेकिन अब तक पुलिस जो चोर है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और कोशिश पुलिस यकीनन कर रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एटा से बड़ी खबर आपको बता दें, जलेसर कस्बे में लगे मेले में दुकानदार की पिटाई, दबंगों ने मारपीट कर दुकान के खिलौने फेंक दिए। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस। जलेसर कोतवाली के कस्बे के उर्स मेले का ये मामला है। तो देखिए, इस युवक को पीटा भी गया है, इसका सामान फेंक दिया गया और पुलिस मौके पर पहुंचती है। उर्स चल रहा है एटा में और कुछ लोग दुकान लगाते हैं वहां पर। अब ये आपसी रंजिश है या किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, पुलिस इस मामले को देख रही है। हॉस्टल में दुकान लगाई थी हमने। हाँ, वो सामान लेकर आया था, बदलना हमने बदल के दे दिया। गालियां फालियां बक के गया, फिर आया बाद में, फिर मार तो आए सब भैया हमारे नमाज पढ़ने गए, रोजे खोल गए, छुड़के मार गए। किस चीज से मारपीट? छुड़के मार गए, जब न पता क्या चीज है उनके हाथ में। एक बड़ी खबर एटा से आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार बैंक कर्मचारी की दर्दनाक मौत। कोतवाली नगर के मंडी समिति के पास की ये घटना है। बड़ी खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और बैंक कर्मचारी था ये बाइक सवार, जिसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है, मौके पर ही मौत हो गई है। कोतवाली नगर के मंडी समिति के पास की ये घटना है। इसी बीच एटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 25 साल के युवक को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सकरौली के जलेसर फिरोजाबाद मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो एक और एक्सीडेंट की खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक 25 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। सकरौली के जलेसर फिरोजाबाद मार्ग पर यह हादसा। बुंदेलखंड के बांदा में जल संकट से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वायदा पूरा होना शुरू हो चुका है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद की देखरेख में 30 किलोमीटर लंबी नहर का कायाकल्प कर दिया गया है, जिसे तकरीबन 6 दशकों से अस्तित्व विहीन इस नहर में टेल तक पानी पहुंचा है और तकरीबन 1 दर्जन गांव के किसानों के लिए ये वरदान साबित हुई है। 12 गांव के किसानों की जमीनें इस नहर से सिंचित हो रही हैं और जहां किसानों में खुशी की लहर है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति किसानों का विश्वास और मजबूत हो चला है।
देखिए, ये अलोना रजवाहा जिसकी लागत लगभग 1,64,00,000 रुपए है, ये लगभग 30 किलोमीटर लंबी नहर थी और 10 किलोमीटर तक ही इसमें टेल तक पानी पहुंच पाता था और लगभग 40-45 सालों से ये नहर पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी थी किलोमीटर 10 के बाद। माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से और उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसका प्रोजेक्ट तैयार किया और मुख्य अभियंता समिति से पास कराने के उपरांत इसमें कार्य प्रारंभ किया गया अक्टूबर 2025 में। अभी इसमें मिट्टी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में और विभागीय उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश में मिट्टी का कार्य कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पानी छोड़ा गया था। अभी टेल तक आज पानी पहुंच गया है। दौलतपुर पंप कैनाल हो जो नई परियोजना के साथ में स्वीकृत हुई है, चाहे बैजे में पंप कैनाल हो जो जीर्णोद्धार के लिए अभी स्वीकृति उसकी मिली और बनकर के तैयार हुई है, अलोना पंप कैनाल जिसमें पानी चलने लगा है और वहां के किसानों में हर्ष के साथ में उत्साह देखने को मिला है। ऐसे ही एक जौहरपुर पंप कैनाल जो 40 से 45 वर्षों से वो खराब पड़ी थी और नहर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई थी, उसका सर्वेक्षण का कार्य और जल्द ही उसमें भी 13-14 गांव के किसानों को पानी मिलेगा। कैसे फायदा है नहर से तुम्हें? यहाँ फायदा है। फायदा है? कितने साल पुराना नहर है? 40 साल। 40-45 साल? 40-45 साल है। अभी तक ये नहर में पानी आओ करूँ? नहीं आओ सर। काहे? नहीं आओ तो अब बढ़िया वो लाग है। अच्छा। तो पहले नहर में कोनो कब्जा करे लहे बहुत आदमी। हाँ। अब जैसे मंत्री के वहाँ तैसे कब्जा, अब खुदाई हो लाग भाई। खुदाई हो गया? खुदाई हो क्या पानिया में लाग बने। फायदा है? फायदा है। लगभग 1 दशक पहले बुंदेलखंड का जहन पर नाम आते ही बुंदेलखंड में गरीबी, लाचारी, पलायन और बदहाल किसानों की तस्वीरें सामने खिंच करके आती थी और शायद बुंदेलखंड की इसी से ही पहचान थी। लेकिन यहाँ पर सरकारें बदलती रहीं, सरकारें काफी आईं और उन्होंने वादे भी बड़े बड़े मंचों से किए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड की बंजर धरती पर अपने सियासी हल भी चलाए और उन्होंने वादों की खेती भर बोई, लेकिन यहाँ किसानों को मिला सिर्फ छलावा और धोखा। लगभग 1 दशक बाद फिर सरकार बदली और सूबे में योगी मुखिया आदित्यनाथ की सरकार आई और उन्होंने जो बुंदेलखंड के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया था उस पर उन्होंने काम भी किया और जो उन्होंने बुंदेलखंड से वादे किए थे उसको उन्होंने पूरा करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह लगभग नहर जो इस समय मेरी मौजूदगी है, यह पिपरारी, नेवाइच और अलोना लगभग 30 किलोमीटर लंबी नहर है और इस नहर की लागत 1,64,00,000 रुपए से इस नहर का जीर्णोद्धार किया गया है और यह लगभग 40 साल से यह नहर पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी और इस नहर में जो यहाँ के किसान थे उन्होंने बताया कि हम एक एक बूंद पानी के लिए यहाँ पर सिंचाई के लिए तरस जाते थे, लेकिन अब इस नहर के आने से यहाँ पर हम लोगों को काफी फायदा होगा और लगभग 2 दर्जन से अधिक जो गांव हैं वह यहाँ की लाखों हेक्टेयर खेती को अब इस पानी से सींच पाएंगे। मनोज गोस्वामी, भारत समाचार, बांदा। इसी बीच संभल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। खेत की बाड़ में लगे तार में करंट उतर गया। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। देखिए, इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं। किसान खेत में काम करने जाते हैं और इस तरह की तारें गुजर रही होती हैं और अक्सर किसान जो है हादसों का शिकार होते हैं, उनकी जान चली जाती है। कई बार हाई टेंशन तारें बहुत नीचे गुजर रही होती हैं जो कि हादसे का कारण बनती है। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता दें, ई रिक्शा पकड़ने पर रिक्शा चालक ने सुसाइड कर लिया। पीटीओ दीप्ति त्रिपाठी की प्रताड़ना से क्षुब्ध था चालक। क्षुब्ध रिक्शा चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिक्शा छोड़ने के नाम पर 50,000 रुपए उससे मांगे गए थे। परिवार का ऐसा आरोप है। ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति का आरोप। शहर कोतवाली क्षेत्र के एसडीएम कॉलोनी का ये मामला है। तो एक रिक्शा चालक जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो नाराज हो जाता है और शायद जो है 50,000 रुपए मांगने का आरोप परिवार लगा रहे हैं और जिस दबाव की वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। फिलहाल यही बात सामने आई है, जांच का विषय। रिक्शा चलाता रहा है, 3:30 बजे पकड़ गया है। फिर भाई को मिला है तो कहा मेरा रिक्शा भी पकड़ गया है, तो उससे बोला है कि ठीक है बात करेंगे, जब लड़की जब सुबह समझा जाएगा
वो है तो 50,000 जुर्माना लगेगा। तो उससे बताया है तो फिर उसको मैं समझाया, समझाते कि सवेरे उसको समझा जाएगा। तो इतनी बात नहीं है तो सवेरे घर वाली भी समझा दिया, खाई सी मिर्चा दरिया खाए के बाद लेटा है। 3 बजे उठा तो रोज उठता रहा है। तो घर वाली ने कहा है तो कहे पानी पी सी, पानी पी के फिर गए लेट। हाँ लोग घरवाली भी लेट गई है तो ये नहीं जान पाई है कि घरवाली को कहा है तो लोग जाता है और फिर हम साथ में लगाती है लगा लिया। हमको जानकारी नहीं मिली, फिर किराएदार रहते वो बताया। धीरेन्द्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। धीरेन्द्र, क्योंकि इस घटना, इस हत्या की हम बात करें या ये जो सुसाइड हुआ है, इसमें आरोप अधिकारी पर लगता है, क्या और डिटेल्स निकल कर आई हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये घटना चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र में हुई है और जो कि पीटीओ दीप्ति त्रिपाठी की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर जो रिक्शा चालक था उसने अपनी आत्महत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाना पूर्ति की जा रही है एक तरीके से छोटे जो गाड़ियां जो वाहन होते हैं उन पे की जाती है। जो बड़े ट्रक वाहन जो बड़ी गाड़ियां हैं उन पर बिना नंबर प्लेट के चलाई जाती है, उन पर पीटीओ जो जिले के बड़े अफसर हैं उनके वो लोग उन पर कार्रवाइयां नहीं करते हैं। सिर्फ छोटे लोगों को ही ये लोग कार्रवाइयां करके खाना पूर्ति करते हैं। ऐसे में जो सीएम योगी है उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि सब पर कार्रवाइयां हो, लेकिन चित्रकूट के जो अफसर हैं ये पूरी तरीके से खाना पूर्ति करते हुए छोटे लोगों पे कार्रवाई करके ये बड़ा काम अपने आप को करके दिखाते हैं। ठीक बात है, रिक्शा चालकों का भी पहलू होता है कि उनका शोषण होता है और ये जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपको बता दें, तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हुई। एक बाइक सवार की नाले में गिरकर मौत हो गई। हादसे में एक घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना उत्तर क्षेत्र की ये घटना है। तो तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें कि एक बाइक सवार जो है वो नाले में गिर जाता है और उसकी डूबने की वजह से मौत हो जाती है। और हादसे में एक जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार, कई बार कहा जाता है कि आप ट्रैफिक के जो नॉर्म्स हैं, ड्राइविंग के नॉर्म्स फॉलो करें, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं। मेरठ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पत्नी से उसका विवाद चल रहा था। युवक ने आत्महत्या की। कोर्ट मैरिज के बाद मायके में रह रही थी पत्नी, लगातार अभद्रता कर युवक को टॉर्चर कर रही थी। भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर का ये मामला है। तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। पर्सनल रिलेशनशिप और उसमें आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि सुसाइड कर रहे हैं लोग। अब इन्होंने कोर्ट मैरिज की, डिस्प्यूट हुआ आपस में, लड़की अपने परिवार के साथ रहने लगी। बजाय कि इसे सुलझाया जाए, सुसाइड सोल्यूशन सोचने लगे हैं कुछ लोग। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों की भारी कमी झेल रहा फायर विभाग। 101 स्वीकृत पद के एवज में मात्र 53 की तैनाती। अग्निशमन अधिकारी के 6 पद स्वीकृत, 1 की तैनाती। 5 पद अग्निशमन अधिकारी के ही लंबे समय से रिक्त। फायर सर्विस चालक के 13 पदों के एवज में 7 की तैनाती। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद की बात करें तो 7 तैनाती, 1 लीडिंग फायरमैन के 13 पद है, महज 9 की ही तैनाती। तो सोचिए कैसे काम होगा, कैसे बैलेंस बनेगा। रायबरेली जनपद में फायर विभाग में कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि स्वीकृत पद के हिसाब से रायबरेली जनपद में कर्मचारियों की भारी कमी देखी जा रही है। अगर बात की जाए तो रायबरेली में कुल स्वीकृत पदों की बात की जाए तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी का 1 पद है, जिसमें 1 पद के तो कार्यरत है। वही अग्निशमन अधिकारी की बात की जाए तो 6 पद जो है इसके लिए रिक्त है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 लोग ही कार्यरत है। वही अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात की जाए जिसमें 7 पद है, जिसमें से मात्र 1 लोगों की ही नियुक्ति है। वही लीडिंग फायरमैन की बात की जाए तो 13 पदों में मात्र 9 पद ही यहाँ पर स्वीकृत। वही फायर सर्विस चालक की बात की जाए तो
13 में से महज 7 ही लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। वहीं फायरमैन की बात की जाए तो 101 में महज 53 लोगों की ही नियुक्ति की है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं रायबरेली जनपद का जो फायर विभाग है वो कर्मचारियों के अभाव में जूझ रहा है। कर्मचारियों की भारी कमी, जिससे आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की संख्या कम होने के बावजूद भी रायबरेली का जो फायर विभाग है वो जब सूचना मिलती है तो मौके पर पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कर्मचारियों के अभाव के चलते वहां पर पहुंचना मुनासिब नहीं हो पाता या फिर वहां पर पहुंचने में देरी हो जाती, जिसकी वजह से अगर बात की जाए तो हर वर्ष आग के चपेट में आने से करोड़ों रुपए की क्षति होती है। लेकिन रायबरेली की अगर बात की तो रायबरेली में फायर विभाग में लगातार कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है। जो स्वीकृत पद है उसके हिसाब से यहाँ पर ना के बराबर ही कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसको लेकर हर बार शासन को पत्र भेजा जाता है और रिमाइंडर कराया जाता है कि यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों की यहाँ पर पूर्ति नहीं की गई है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, ताजमहल में जलाभिषेक मामले में सुनवाई होगी। आगरा कोर्ट में पिछले साल दायर किया गया था वाद। तेजो महाल्य बता योगी यूथ ब्रिगेड ने दायर किया था वाद। ताजमहल या तेजो महाल्य मामले में सुनवाई हुई थी। हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की रखी गई थी मांग। और देवरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने पिता की हत्या की, दूसरों पर मुकदमा दर्ज कराकर फंसाने की कोशिश भी की। पुलिस ने बेटी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है। खून से लथपथ घर पर मिला था शव। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता को मार डाला और फिर दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश की थी। पुलिस इस मामले को सुलझा रही है। इस सिलसिले में अभी तक की छानबीन में ये पता चला है कि इस हत्या में इनकी जो एक पुत्री हैं दीपाली यादव और पुत्री का एक जो पुरुष मित्र है विशेष कुमार गौर, इन दोनों की भूमिका रही है। ये दोनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे अभी पूछताछ चल रही है। इस तरह से इस घटना का विद इन 12 आवर अनावरण कर लिया गया है। अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच चल रही है, अगर विधि कार्रवाई की जाए। देवरिया जिले से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी और जमीन का विवाद दिखाकर दूसरों के ऊपर मनगढ़ंत रच पुलिस में तहरीर दी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को जेल भेजने की कार्रवाई की है। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। आगे बढ़ेंगे, मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों का सहकारी समिति पर बड़ा आरोप। नए साधन सहकारी समिति के गठन का विरोध, बिना बैठक के ही सदस्य बनाए जाने का विरोध। किसानों ने बैठक से बहिष्कार कर दिया। 96 ब्लॉक सभागार में हुई बैठक और हंगामा। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।